महाराज का हॉट इशू 27वीं तरमीम पर इस्तीफ़ा, लेकिन 26वीं तरमीम पर इस्तीफ़े नहीं दिए गए जजेस की तरफ से। और क्या मसाइल हैं इसमें जिस पे जुडिशरी और वकला के एतराज़ात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोखर साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और नईम पंजोथा जो सीनियर वकील हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं पहले पंजोथा साहब से ज़रा पूछ लूँ कि एतराज़ात क्या हैं जो दो जजेस ने इस्तीफ़ा दिया। मखदूम अली खान साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वजूहत है कि 27वीं तरमीम आते इस्तीफ़ा दे दिया है, 26वें पे नहीं दिया था? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ शाह अफसार साहब, आपने मौका दिया। जो तब्दीली की गई है कि कोई जज अगर बात करेगा या कोई हक की आवाज़ बुलंद करेगा, उसे उठाकर ट्रांसफ़र करके किसी और अदालत में फेंक ये लिखा हुआ उसमें कि हक की बात करेगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा? बिल्कुल जी, उसके पीछे अगर आप मुहरकात देखें तो जो एक लिखा हुआ है कि नहीं है? नहीं, देखें आप लिखा हुआ है या नहीं, अगर आप को पसंद नहीं है, आपने ट्रांसफ़र करना है, अब आपके सामने मामला सारा आ जाएगा। मंसूर अली शाह साहब को क्यों उनका रास्ता रोका गया? हालांकि सीनियर जज वो थे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उनको हटा के आपने यही साहब को, क्योंकि आपको सूट करते थे। उन पर इल्ज़ाम है कि वो एक सियासी जमात के वर्कर थे, इश्क में किसी के गिरफ्तार थे और अपनी मर्जी की हुकूमत चाहते थे। सर आप दिखाएं मुझे कि कोई उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत के हवाले से नहीं, इल्ज़ाम तो देखें ना, वो लगाते हैं जो इस वक्त जेली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आए बैठे हैं। इनके पास इख्तियार ही नहीं था कि ये तरमीम कर सके, क्योंकि अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया था। और वो मामला अभी तक पेंडिंग है कि क्या ये इलेक्शन जीते हैं या नहीं जीते, लेकिन यहाँ तरमीमें की जा रही हैं झूठ के निज़ाम के तसलसल के लिए। अमीन झगड़ा सिर्फ एक ट्रांसफ़र का था? नहीं, देखें ट्रांसफ़र का मामला नहीं था सिर्फ। आप देख लें कि इस वक्त जो साख्त है सारी तब्दील कर दी गई है। आप देखें कि इख्तियार किसके पास चला गया? इख्तियार चला गया है हुकूमती नुमाइंदों के पास। हुकूमत के पास कैसे चला गया है कि जुडिशल कमीशन के अंदर तादाद किसकी ज़्यादा है? हुकूमत के लोगों की है। आप अगर देखें जजेस, वो कौन से जजेस हैं जिनकी तादाद है? अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो क्या इस हुकूमत ने नहीं लगाया? अगर उसके अलावा नहीं, आप देख लें चीफ जस्टिस साहब की इंटेग्रिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। देखिए बात ये कर रहा है कि जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया, जो लंदन प्लान के तहत ये सारी कार्रवाई की। अगर ये बात करेंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जो बनेगा वो हुकूमत ही लगाएगी ना? नहीं, देखें लीडर ऑफ ये मुनासिब दो मेंबरान है। अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल किसका नुमाइंदा है? लॉ मिनिस्टर कौन है? लॉ मिनिस्टर किन का नुमाइंदा है? उसके अलावा अगर आप देख लें सुप्रीम कोर्ट का जो वकील उन्होंने एक शामिल किया है, ठीक है, पाकिस्तान बार काउंसिल किसके पास है? इनके पास है। जो वो तो मुंतखब है, कोई भी आ सकता है। नहीं, देखिए कोई भी आ नहीं सकता। आप साख्त देखें, साख्त की सिर्फ दो अपोजिशन के मेंबरान है, उसके अलावा तमाम के तमाम मेंबरान जो हैं वो सारे के सारे इनके हमायती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 16 से आपने 24 मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं, देखें मेजॉरिटी कैसे बनाएगी? यह एक डील के जरिए बनाएगी। यानी जब आप अवाम ने आपको फैसले का इख्तियार नहीं दिया तो पहले ये डिसाइड करना है कि क्या फैसले का इख्तियार आपके पास है या नहीं। वहाँ इलेक्शन पटिशन पेंडिंग है, आप तरमीम पे तरमीम किए जा रहे हैं। अगर ऐसे मौके के ऊपर आकर अगर कोई बंदा एक सुप्रीम कोर्ट की अदालत में बैठा है और वो कहता है जी कि मैं इस्तीफा देता हूँ क्योंकि मैंने आइन से पासदारी का हलफ लिया था, मैंने इस ओहदे के लिए पासदारी का हलफ नहीं लिया था, तो वो उसका बिल्कुल उसने ठीक किया। बाकी तमाम ये बात मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर पीसीओ पे हल्फ लिया हो, अगर किसी डिक्टेटर की कैबिनेट के मेंबर रहे हों, तो फिर आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन ही नजर आती? नहीं, बिल्कुल पीसीओ के तहत जिन्होंने हलफ लिया, आज आप देख लें कि वो इस हुकूमत का उस वक्त एहसन भून साहब थे, उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया और दीगर लोगों ने लिया। ये बात आप अगर गौर से या तहकीक के अंदर जाकर देखें तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ठीक है। पाकिस्तान की तारीख क्या है, जरदारी साहब के बारे में क्या क्या बातें, उनके ऊपर कितने केसेस आए थे, वो मुझे ये लगा है कि शख्सियत बन गए, उनको कोई टच ही नहीं कर सकता। जजेस ने 27वीं तरमीम के बाद इस्तिस्ना का मसला है, ट्रांसफर का मसला है, और ये कि मैंडेट सही नहीं था। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, जिनमें से एक तो अब दूसरी तरफ चले गए, ये 5 जजेस को भी ट्रांसफर करेंगे। लाहौर में भी जो जजेस उनको पसंद नहीं उनको भी ट्रांसफर करेंगे। तो जजेस की इंटेग्रिटी या आप आजाद अदलिया का जो कंसेप्ट लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया ना, ये तो इंतजामिया के मतहत होगी। हाफिज एहसान साहब 3 उन्होंने बातें बताई हैं कि आपने सुनी है, इन तीनों का क्या जवाब है और उनका क्या ट्रांसफर भी करेंगे अभी जजेस? अफसार भाई, एक तो बात ये है कि जो आर्टिकल 200 है वो सिर्फ डील करता है हाई कोर्ट की जजेस के ट्रांसफ़र्स को, सुप्रीम कोर्ट का जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यानी कि ये बात वाज़ेह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी और जगह नहीं भेज सकते। आईनी अदालत में नहीं भेज सकते? नहीं, आईनी अदालत जो है वो वहाँ तो सारे जाना चाह रहे हैं ना। कि आईनी अदालत के अंदर तो इस वक्त जो जजेस की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो आईनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, आईनी अदालत से किसी जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि आईनी अदालत एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट है। दूसरा इस चीज़ के अंदर ये है कि जो 3 चीज़ें कही गई हैं कि जिससे बुनियादी तौर पे ये बात स्टार्ट होती है
कि जी एक एग्जेक्टिव ओवर रीच आ गई, दूसरा आपकी सुप्रीम कोर्ट डिसमेंटल हो गई है, और तीसरा जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट था उसको जो है वो आपने बिल्कुल जो है बुलडोज कर दी है। अब सार भाई दोनों जो आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं, आर्टिकल 175B के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनी है, या आर्टिकल 243 जो आपका डील करता है सर्विसेज चीफ्स के मुतालिक, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आपने कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी वो दुनिया के अंदर पहली दफ़ा 1920 के अंदर ऑस्ट्रिया में बनी। अब तक 105 साल के बाद जो है तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक में बन चुकी है, और वो सारे ममालिक वो हैं कि जो आपके सिविल लॉ कंट्रीज़ में भी हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर, और बुनियादी तौर पे 5 जुरिस्डिक्शन आप देते हैं: इंट्रा गवर्नमेंटल इशूज़, जुडिशल ओवरसाइट, उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फाइनली आप उन्हें देते हैं कि जी आपने जो है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अब 5 चीज़ें जो हैं 105 साल से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आज किसी का बयान पढ़ रहा था कि जो अगर अदालतें यहाँ पे आज़ाद नहीं है, वहाँ मीडिया भी आज़ाद नहीं है, और उसमें नहीं, वो तो एक नैरेटिव है, नहीं वो नहीं, अभी हम अबसार में बात कर रहे हैं इस नैरेटिव के। अब दुनिया के किसी मुल्क ने जो है 105 साल के अंदर इस बुनियाद पे इस्तीफा नहीं दिया जो आपको रीजंस जो हैं हमारे ऑनरेबल जजेस दे रहे हैं, उसको उसकी बुनियादी वजह हालात नहीं है, नहीं हालात नहीं है। देखें ना, हम प्रिंसिपल पे बात करते हैं ना, आप ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये नया इनिशिएटिव है या नया आइडिया, यही पॉलिटिकल पार्टीज जो उनका टुकड़े टुकड़े नहीं कहाँ टुकड़े टुकड़े हुआ है। आपका सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन अवेलेबल है, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो आपने कर दी, सारों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, पीटीआई ने उसको एंडोर्स किया। 26वीं आईनी तरमीम से पहले कोई एक चीज बताएं तो कि जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का और पीटीआई ने साइन किया, उसका ताल्लुक क्या है? नहीं, उसके लिए साइन ये कि प्रिंसिपली इस बात पे एग्री थे कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, आईनी अदालत, ये उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर पीटीआई ने इसको सपोर्ट किया, पीटीआई ने सपोर्ट किया। यानी कि पहली जो सिग्नेटरी थे वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद ये लोग थे। उसके बाद दूसरा ये है कि मुखालफत कर रहे हैं, नहीं अब मुखालफत कर रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर जो है कि हमारा नैरेटिव जो है वो इस तरह है कि जी शायद ये फॉर्म 45 या 47 की बुनियाद पे, अगर फॉर्म 45 47 यही बेस इस चीज की बनता है तो फिर बात तो वजन तो नहीं है ना। मैं एक छोटा सा जवाब दे दें, क्या आपकी जो इख्तलाफ है सिर्फ इसी बात पे, फॉर्म 47 वाली बात पे, अगर आप ये हुकूमत उस तरीके जो आपको एतराज़ात हैं वो एतराज़ात ना होते और इनका मैंडेट ठीक होता, या आप होते इनकी जगह पे, तो आप भी आईनी अदालत की ये मुखालफत ना करते? हमने तो 26वीं तरमीम नहीं की, ना हमने 27वीं तरमीम की, लेकिन आपने ना हमने 28वीं तरमीम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत की बात है 2007 8 10 की आप बात कर रहे हैं, जो भी है, तो उस वक्त आपका मतलब पुरानी बात का वादा ज़बान पर, क्या आईनी अदालत जो है उसका क़याम इस तरीके से था कि यही था? नहीं, ये नहीं था ना। आप देखें कि पहली दफा जो आईनी बेंच तैनात होगा इन्हीं के कहने वो सदर आईनी बेंच भी नहीं, वो सदर पाकिस्तान जो है वो तैनात करेगा, और वजीर आजम की रिकमेंडेशन होगी, वो वजीर आजम जो फॉर्म 47 का। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट 18वीं तरमीम के वक्त सरेंडर न करती चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सामने, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जानी थी, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये उसका हिस्सा था। और जब उन्होंने थोड़ा बहुत टोन चुके, आपने भी उस मूवमेंट में गया, इतना वो चीफ जस्टिस हॉकिश किस्म का था कि उसने 110 जज जो है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्या वो जजेस जो 110 निकाले गए उन्हें हमने मौका दिया कि आपने क्यों ओथ लिया, क्यों लंबी बात हो जाएगी। अच्छा आगे दूसरा इसके अंदर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है, अगर पीटीआई को फैसिलिटेट पॉलिटिकली ना करते मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नमेंट कंसीड ना करती, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना था, ना इस तरह इस मुल्क के अंदर जुडिशल जो आपकी पॉलिटिक्स है या उनके डिफरेंसेस है या जिस तरह उनकी। और दूसरा अफसर ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं पॉलिटिकली, एज ए लॉयर एज ए जज आपका ये काम है कि जितनी देर तक आपके सामने कोई कॉज ना आए, कोई लिस्ट ना आए, कोई केस ना आए, आपने तो तब फैसला कर। ये किस तरह है कि आपके पास केस भी नहीं आया और आपने ऑब्जर्वेशन कर दी कि जी सुप्रीम कोर्ट भी डिसमेंटल है। 26वीं तरमीम के अंदर आपने चीफ जस्टिस को कहा कि जी इसकी तो लेजिटिमेसी अभी क्वेश्चन मार्क है, और वो कौन सा चीफ जस्टिस है, वो इन्हीं का दोस्त था ना, और इन्हीं के दोस्त को जिस तरह बाईपास करके रखा गया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। और जिस तरह 2009 के बाद हम सिर्फ जजेस नहीं लगाते थे, हमने इस मुल्क के चीफ जस्टिस से लगाए, जो बदयाल साहब अरेंजमेंट करके गए थे, वो 2032 तक का अरेंजमेंट था कि इस मुल्क में
कौन कौन चीफ जस्टिस होगा, तो क्या वो चीज जो थी वो सीनियरिटी को बाईपास कर, लंबे प्लान नहीं बनाने चाहिए, अल्लाह की मर्जी। मैंने वही आपसे कहा ना कि अभी भी ये है कि जो जिस चीज अबसार साहब हुई है उसके प्रिंसिपल होने पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इख्तलाफ इस चीज के अंदर है कि ये कर नहीं सकते, और अगर कर नहीं सकते तो फिर आप उससे रिट्रीव कर लेना उस चीज के। हाफिज साहब देखिए अगर हाफिज साहब फरमा देते ना कि 24 जो जजेस टोटल ओवरऑल अगर 16 से 24 की तादाद बढ़ाई गई है, तो वो जो 8 हैं वो किसके फेवरेट हैं, वो किसके हमारी बदकिस्मती है ना, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर नहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, अगर आप 16वें नंबर नहीं, उसका नहीं 16वें नंबर पर जज अगर लाहौर हाई कोर्ट में हो और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर चीफ जस्टिस बन जाए, उस पर भी बात कर लेते। अगर आप पेशावर हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं तो वहां भी जिस तरह तैनाती हुई आप उस पर भी बात कर लेते, सिंध की तरफ भी बात कर लेते। आपने वो बात नहीं की। जहां बात है इस आईनी कोर्ट की, देखें आईनी बेंच बना, आईनी बेंच ने क्या किया, हुकूमत के खिलाफ कोई मुझे दिखा दे एक मुकदमे के भी उन्होंने फैसला दिया, नहीं दिया। किसके खिलाफ किया? पीटीआई के खिलाफ क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने कहा सारे फैसले ही गलत हैं। आप किसी का फैसला गलत नहीं, किसी को जज इस तरह करते हैं हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया कि नहीं दिया? तो अभी वाले जो है नहीं, अभी वाले अफसार जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं, ये तो वो सारे वो जजेस हैं। मैं आपके दरमियान बोलूंगा ना तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंच बनाया गया, आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को जायज़ करार दिया। ठीक है जी, आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें छीन कर और जमात को दे दी। मुझे जस्टिफाई करके दे दें कि किस तरह नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को जाती थी। आईनी बेंच ने लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत की किसी जगह पर मुझे दिखा दे। 16% मुकदमात के अंदर आईनी बेंच जब बना उसमें इजाफा हुआ है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप क्यों बना रहे हैं? आप तो मुकदमात को कम करने के लिए बना रहे थे, 16% मुकदमात में इजाफा हुआ है। तो ये सारी गलत बातें, कोई बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं हो रही। उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। उन्होंने कहा या तो सिस्टम के अंदर रह के आप कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक, आप कह रहे हैं बुनियादी, या फिर हम साइड पे बैठते हैं क्योंकि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। आप कह रहे हैं बुनियादी हकूक की कोई हिफाजत नहीं हो रही, दूसरी साइड कह रही है कि जजेस सियासत कर रहे थे। देखिए तकसीम तो है ना जुडिशरी में। सबसे पहला राइट है आपका वोट का, लोगों को वोट का जो उनका हक था वो उनको नहीं मिला, जो जिसको वो जमात को उन्होंने दिया वो नहीं है। 26वीं तरमीम की मुखालफत की आप लोगों ने? बिल्कुल की। तो फिर हमने किया ना, हाफिज साहब ने तो नहीं किया। हाफिज साहब जिनको डिफेंड कर रहे हैं उन्होंने नहीं की, उन्होंने तो करवाई। ठीक है जी, बिल्कुल हमने की। हमने 27वीं तरमीम की भी की है। एक साल के अंदर 26वीं तरमीम के ऊपर फैसला क्यों नहीं आया? जवाब दे दें। अभी उसका फैसला नहीं है, 27वीं तरमीम कर दी गई है। ये कैसा कानून है, कैसा मुल्क है, कैसा आईन है? सवाल तो सुन लें। 26वीं तरमीम की आप लोगों ने मुखालफत की, गलत थी। उस वक्त जजेस ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया? मेरा सवाल ये है। देखें उन्होंने इस्तीफा उस वक्त नहीं दिया या अब दिया, इसके बाद आकर 2 और दे दें तो क्या ये इस बात को लेजिटिमेट करा दिया जाएगा कि उन्होंने आकर लेट दिया? आप बेसिकली बुनियाद पर जाएं कि क्यों किया है उन्होंने, इस्तीफा क्यों दिया, क्यों उनको देना पड़ा? कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हो और वो कहेगा कि मैं घर चला जाऊंगा? कोई ऐसी नौबत आई है, मजबूरी आई है तो वो जाकर ये दे रहे हैं, उसमें रीजन बता रहे हैं कि अब आइन खत्म हो गया, अब तो बात तो ठीक है, बड़े हुए आइन के ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है। वो कह रहे हैं आइन के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। मैं अनफॉर्चुनेट ये है, आप अगर 26वीं आइनी तरमीम के अंदर उस वक्त सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, बिलावल ने कहा, PMLN ने कहा, या उनकी अलाइड पार्टीज़ ने कहा बननी चाहिए। मौलाना साहब ने इनको इंगेज कर लिया, 1.5 माह उसके अंदर इंगेजमेंट्स पे रहे। एंड तक जो है ये एक कौमे के साथ, मौलाना साहब के साथ, इस बेंच के ऊपर भी, इसकी कॉम्पोजिशन भी, जो ही वो अमेंडमेंट पास हुई है, सबसे पहला काम जो था वो चीफ जस्टिस या अफरीदी की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था। PTI उस प्रोसेस के अंदर गई, उसने अपना वोट डाला। 26वीं तरमीम के अंदर इन्होंने वोट ही नहीं डाला। अब उसके बाद ये है कि जिस शख्स ने इनको साथ मिलाया उसको भी इन्होंने डिस्क्रेडिट किया, हालांकि वो बार बार ये कह रहा है कि यार ये मेरे लोग साथ हैं। अगर ये उसी दिन कह देते कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना नहीं चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे दे, बाकी अमेंडमेंट्स को छोड़े ना फॉर द टाइम भी। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि क्या हमारे पास जी अब सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उससे आपका कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खराब हुआ? बिल्कुल खराब नहीं हुआ। दूसरा ये है कि क्या ये जो आपने बनाया है, नहीं मुझे ये बताएं, अगर हम इस बात पे हैं, ये फैसला टॉक शोज में करना है, अदालत में करना है, आईनी अदालत के ना कोई नहीं है जो आपने सिर्फ रीएलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन करनी है और वो रीएलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन। अब अगर जस्टिस मंसूर या जस्टिस अतर बिन अल्लाह इस मुल्क के अंदर सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके मुल्क
मुल्क के अंदर 150-200 हाई कोर्ट का जज है और 3-4 इस्लामाबाद के हाई, आप सारों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और आप 4 या 5 को आप खड़ा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं है कि जुडिशरी के अंदर डिवीजन की जाए। और दूसरा, जितनी देर तक ये नहीं है कि जी अमेंडमेंट जो है उसका सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगाए तो फिर ही होती है, जब आपने बनाई आपके पास वो आ गई, और जब वो आपके पास आई है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। नहीं साहब 10 सेकंड सिर्फ रिस्पॉन्ड दे दें, अगर आपने देना वक्त खत्म हो गया। देखिए, मैं यही मुख्तसरन कहूँगा कि ये जितनी तरमीमें कर लेना, इमरान खान का जो खौफ है ना वो इनके दिल से निकल नहीं सकता। अंधेरी रात है, इंशाल्लाह ताला ये ढलेगी और उसके बाद सूरज जो है तलू होगा, रोशनी होगी, और फिर इनको हम कहेंगे कि आप मुस्कुराइए, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो हम कहेंगे कि हाफिज साहब मुस्कुराइए। इसी तरह जो आर्टिकल 243 चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज 59 से लेके 67 मुल्क के अंदर और यही मैकेनिज्म, तो कोई नई चीज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने नहीं की जिससे आप ये कहें कि सिविलियन मिलिट्री सुप्रीमेसी या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, नईम साहब, और हाफिज साहब तो मुस्कुराते ही हैं।